नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा वर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया 24x7 लाइव टीवी पर आईना सच का। आज हम एक बेहद ही चिंताजनक विषय पर बात करने जा रहे हैं जो सीधे तौर पर देश की आस्था और जीवन से जुड़ा है। हम बात कर रहे हैं काशी की, जहां गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और अब इसने खतरे के निशान को पार कर लिया है। काशी विश्वनाथ धाम से लेकर 80 घाट तक हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। और फिर हम एक ऐसे राजनीतिक और प्रशासनिक मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जिसने बिहार से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक राजनीतिक हलचल मचा दी है। यह मुद्दा जुड़ा है बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी यानी कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव से, जिन्हें भारत के चुनाव आयोग ने एक नोटिस जारी किया है। यह नोटिस कोई साधारण नोटिस नहीं है, बल्कि 2 अलग अलग वोटर आईडी कार्ड के आरोपों पर जवाब मांगा गया है। हम सभी हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस बड़े ही उत्साह के साथ मनाते हैं। इन दोनों खास मौकों पर हमारे देश का गौरव, हमारा तिरंगा फहराया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को तिरंगा फहराने के तरीके में एक बड़ा अंतर होता है। आगे हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे इसकी। फिर आज हम एक ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जिसने देश में एक नई बहस छेड़ दी है। हाल ही में मालेगांव ब्लास्ट केस के सभी आरोपियों के बरी होने के बाद शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने भगवा आतंकवाद और आतंकवाद के प्रति सरकार के रवैये पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि आतंकवाद का कोई रंग नहीं होता और जो लोग इसमें रंग ढूंढते हैं वे आतंकवाद के प्रति पक्षपाती हैं। तो अब हम बात करते हैं काशी की, जिसे वाराणसी के नाम से भी जाना जाता है। प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र भी है, करोड़ों पर्यटकों का आकर्षण और धार्मिक नगरी है। लेकिन इस समय जहां भगवान भोलेनाथ के भक्त ही नहीं, गंगा का उफान भी शहर की सड़कों तक पहुंच चुका है। हर साल की तरह इस बार भी बाढ़ आई है, लेकिन इस बार सवाल सिर्फ बारिश का नहीं है, सवाल है प्रशासन की तैयारी का, उन हजारों करोड़ों की परियोजनाओं का और उन दावों का जो हर साल जनता से किए जाते हैं। तो क्या वाराणसी में बहता पानी सिर्फ गंगा का है या भ्रष्टाचार का भी है? गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ा है और अब यह खतरे के निशान 71.26 मीटर को पार कर चुका है। इसका सीधा असर यह हुआ है कि काशी के सभी 84 घाट पानी में डूब गए हैं और अब गंगा का पानी शहर के अंदरूनी हिस्सों में प्रवेश कर रहा है। श्री काशी विश्वनाथ धाम के गंगा द्वार से गंगा का पानी अब सिर्फ 14 सीढ़ियां नीचे है। दशाश्वमेध घाट पर भी स्थिति बेहद गंभीर हुई है, जहां अब सिर्फ 3 सीढ़ियां बची हैं। 80 घाट की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। यहाँ गंगा का पानी सड़क तक आ गया है और जगन्नाथ मंदिर के गेट के पास तक पहुंच चुका है। शीतला घाट पर मंदिर पूरी तरह से पानी में समाहित हो चुका है और सिंधिया घाट पर रत्नेश्वर महादेव मंदिर का शिखर ही नजर आ रहा है। नमो घाट पर बने खूबसूरत स्कल्पचर यानी मूर्तियां भी पूरी तरह से डूब गए हैं। यह स्थिति दिखाती है कि गंगा का बढ़ता जलस्तर अब सिर्फ घाटों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसने शहर के आम जीवन को भी प्रभावित करना शुरू कर दिया है। वाराणसी में बाढ़ कोई नई बात नहीं है। मानसून आते ही गंगा का जलस्तर बढ़ता है, घाट डूबते हैं और निचले इलाकों में पानी भर जाता है। लेकिन इस बार खास बात यह है कि प्रशासन को पहले से पता था। आईएमडी यानी कि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था। स्थानीय प्रशासन के पास पिछले सालों के आंकड़े थे, फिर भी किसी तरह का बड़ा अलर्ट जारी नहीं किया गया। लोगों को समय पर हटाया नहीं गया और नतीजा, लोग अपने घरों में फंसे हुए हैं। अब जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। पिछले 5 साल में वाराणसी में बाढ़ रोकने और पानी निकासी के लिए हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाएं स्वीकृत हुई। इनमें शामिल है ड्रेनेज सिस्टम सुधार परियोजना, घाटों का पुनर्निर्माण, बाढ़ नियंत्रण बांध, नदी किनारे सीवेज, ट्रीटमेंट प्लांट। लेकिन सवाल ये है कि इतने पैसे खर्च होने के बाद भी हर साल ये शहर डूबता क्यों है?
क्या ये पैसे सही जगह पर खर्च हुए हैं या फिर फाइलों में ही डूब गए हैं? इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सिर्फ पानी भरने की समस्या नहीं है, ये प्रशासन की नाकामी का एक आईना है। जब करोड़ों रुपए का बजट पास होता है तो उसका असर जनता की जिंदगी में दिखना चाहिए, ना कि उनकी जान खतरे में डालना चाहिए। लेकिन जनता का सवाल साफ है, मदद तब क्यों दी जाती है जब हालात बिगड़ जाते हैं? पहले से तैयारी क्यों नहीं होती? गंगा का जल स्तर बढ़ने से निचले इलाकों में रहने वाले हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। उनका जीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है और उन्हें अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ रहा है। प्रशासन ने बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए कुछ राहत शिविर स्थापित किए हैं, जैसे नक्खी घाट में स्थित चित्रकूट कॉन्वेंट इंटर कॉलेज और दनियालपुर के नवोदय पब्लिक स्कूल में राहत शिविर बनाए गए। इन राहत प्रयासों में कुछ चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। बाढ़ पीड़ितों का कहना है कि राहत केंद्र उनके घरों से दूर हैं, जिससे उन्हें वहां तक पहुंचने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। कई लोग तो ऊंचे स्थानों पर निजी रूप से शरण लेने के लिए मजबूर हैं। नक्खी घाट के कुछ निवासियों ने बताया कि उनके घर के पास प्राथमिक विद्यालय होने के बावजूद वहां कोई शिविर नहीं बनाया गया। यह दिखाता है कि राहत और बचाव कार्यों में अभी भी समन्वय की कमी है, जिससे लोगों की मुश्किलें और बढ़ रही हैं। सवाल यह उठता है कि गंगा का जलस्तर इतना क्यों बढ़ रहा है? गंगा नदी में बढ़ते जलस्तर का मुख्य कारण ऊपरी इलाकों जैसे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में हो रही भारी बारिश है। इन क्षेत्रों में बारिश के कारण गंगा की सहायक नदियों और जलाशयों में भारी मात्रा में पानी छोड़ा गया है, जिसका असर काशी में दिख रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में और बारिश होने की संभावना है, जिससे गंगा का जलस्तर और ज्यादा बढ़ सकता है। अगर ऐसा होता है तो काशी के और भी हिस्से जलमग्न हो सकते हैं और राहत एवं बचाव कार्य और भी मुश्किल हो जाएंगे। प्रशासन को इस स्थिति से निपटने के लिए और भी व्यापक और प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है। काशी में गंगा का यह विकराल रूप न सिर्फ प्राकृतिक आपदा का संकेत है, बल्कि यह प्रशासनिक व्यवस्था और राहत कार्यों के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। एक तरफ जहां गंगा अपने ऐतिहासिक घाटों और मंदिरों को डुबा रही है, वहीं दूसरी तरफ हजारों लोगों का जीवन भी प्रभावित हो रहा है। प्रशासन को तुरंत राहत शिविरों की संख्या बढ़ाने, उन्हें लोगों के घरों के पास स्थापित करने और बाढ़ पीड़ितों तक मदद पहुंचाने की जरूरत है। स्थानीय लोगों को भी सतर्क रहने और प्रशासन द्वारा जारी की गई चेतावनियों का पालन करने की सलाह दी जा रही है। यह समय है जब काशी को इस आपदा से बाहर निकालने के लिए सरकार, प्रशासन और समाज को मिलकर काम करना होगा। वाराणसी में बहता पानी सिर्फ बारिश का नहीं, यह हमारे सिस्टम की कमजोरी, भ्रष्टाचार की सच्चाई और जनता के साथ हो रहे अन्याय का बहाव है। हजारों करोड़ खर्च होने के बाद भी अगर शहर हर साल डूबता है तो इन पैसों का हिसाब कौन देगा? प्रशासन की जिम्मेदारी सिर्फ राहत बांटना है या लोगों की जान बचाना भी? और सबसे बड़ा सवाल, विकास के नाम पर जो पैसा बहाया गया, क्या वो जनता के लिए था या फिर भ्रष्टाचार की लहर में बह गया? और अब बात करते हैं, तेजस्वी यादव ने हाल ही में दावा किया था कि उनका नाम बिहार की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है, जिससे उनकी राजनीतिक साख पर सवाल खड़े हो गए हैं। लेकिन अब चुनाव आयोग ने इस दावे को न सिर्फ गलत ठहराया है, बल्कि उन पर ही पलटवार करते हुए दो अलग अलग ईपिक नंबर यानी वोटर आईडी कार्ड रखने के आरोप में नोटिस थमा दिया है। आज हम इस पूरे मामले की तह तक जाएंगे, समझेंगे कि यह पूरा विवाद क्या है, चुनाव आयोग ने क्या कहा है, तेजस्वी यादव के दावों में कितनी सच्चाई है और इस पूरे घटनाक्रम का बिहार की राजनीति पर क्या असर पड़ सकता है। 2 अगस्त 2024 को तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि उनका नाम बिहार की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। उन्होंने अपने दावे को साबित करने के लिए अपने फोन को एक बड़ी स्क्रीन से जोड़ा और अपना ईपिक नंबर डालकर रिकॉर्ड खोजने की कोशिश की, लेकिन सर्च में कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। उन्होंने कहा कि यह उनके राजनीतिक अधिकारों का हनन है और उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, तो वे चुनाव नहीं लड़ पाएंगे
और शायद उन्हें नागरिक भी नहीं माना जाएगा। तेजस्वी ने यह भी दावा किया कि जब बूथ स्तर का अधिकारी उनके घर आया था तो उसने उन्हें कोई रसीद नहीं दी। अब तेजस्वी यादव के आरोपों के तुरंत बाद चुनाव आयोग ने इस मामले पर कड़ा रुख अपनाया है। चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव के आरोपों को पूरी तरह से निराधार और भ्रामक बताया। आयोग ने शनिवार को ही एक बयान जारी कर कहा था कि अगर तेजस्वी को कोई शिकायत है तो उन्हें निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। और अब चुनाव आयोग ने उन्हें सीधे नोटिस जारी कर दिया। नोटिस में आयोग ने 2 महत्वपूर्ण बातें कही हैं। चुनाव आयोग ने साफ किया है कि तेजस्वी यादव का नाम मतदाता सूची से हटाया नहीं गया है। उनका नाम मतदाता केंद्र संख्या 204 बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का पुस्तकालय भवन के क्रम संख्या 416 पर दर्ज है। इतना ही नहीं, उनका ईपिक नंबर 2015 की मतदाता सूची और 2020 के नामांकन पत्र में भी दर्ज था। 2 ईपिक नंबर का विवाद यही है। यही इस पूरे मामले का सबसे गंभीर मोड़ है। चुनाव आयोग ने कहा कि तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस ईपिक नंबर का जिक्र किया था वह चुनाव आयोग द्वारा आधिकारिक रूप से कभी जारी ही नहीं किया गया है। आयोग को संदेह है कि यह नंबर फर्जी हो सकता है। चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव से इस दूसरे ईपिक नंबर का पूरा विवरण, जिसमें वोटर आईडी कार्ड की कॉपी भी शामिल है, देने को कहा है ताकि इस मामले की गंभीरता से जांच की जा सके। अब सवाल उठता है कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर या अनजाने में भी 2 वोटर आईडी कार्ड रखता है तो क्या यह कानूनी रूप से सही है? भारतीय कानून के अनुसार एक नागरिक के पास केवल एक ही वोटर आईडी कार्ड हो सकता है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 की धारा 17 और 18 के तहत एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता के रूप में पंजीकरण कराना एक अपराध है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें जुर्माना और कारावास भी शामिल हो सकता है। यह मामला थोड़ा अलग है क्योंकि चुनाव आयोग का कहना है कि एक ईपिक नंबर तो वैध है लेकिन दूसरा कभी जारी ही नहीं किया गया। इससे यह सवाल खड़ा होता है कि क्या तेजस्वी यादव ने जानबूझकर कोई फर्जी दस्तावेज बनाया या यह उनकी ओर से कोई गलती थी। चुनाव आयोग के इस कदम के बाद बिहार की राजनीति में हलचल मच गई है, जहां एक तरफ आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बचाव में उतर आए हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और जेडीयू जैसे विपक्षी दल उन पर तीखा हमला बोल रहे हैं। वे इसे तेजस्वी यादव द्वारा लोगों को गुमराह करने और चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाने की कोशिश बता रहे हैं। अब सभी की नजरें तेजस्वी यादव के जवाब पर टिकी हैं। उन्हें चुनाव आयोग द्वारा तय की गई समय सीमा के भीतर लिखित जवाब देना होगा। अगर वे कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाते हैं तो उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई हो सकती है। यह मामला सिर्फ एक नोटिस तक सीमित नहीं है, बल्कि यह चुनाव आयोग की विश्वसनीयता, राजनीतिक दावों की सत्यता और कानूनी प्रक्रिया के पालन से जुड़ा एक बड़ा मुद्दा बन गया है। तो अब यह स्पष्ट है कि इस मामले में कई परतें हैं, जैसे कि तेजस्वी यादव का यह दावा कि उनका नाम वोटर लिस्ट से गायब है, चुनाव आयोग ने गलत साबित कर दिया है। अब असली विवाद 2 अलग अलग ईपिक नंबर को लेकर है, जिसमें एक नंबर अस्तित्वहीन है। तेजस्वी यादव को अब कानूनी प्रक्रिया के तहत आयोग को जवाब देना होगा। यह मामला हमें दिखाता है कि किस तरह से राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में तथ्यों की जांच पड़ताल कितनी जरूरी है और चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाएं निष्पक्षता बनाए रखने के लिए कितनी तत्पर है। तेजस्वी यादव का जवाब भी इस मामले में आगे की दिशा तय करेगा। और अब आपको बताते हैं कि ध्वजारोहण क्या है। सबसे पहले बात करते हैं ध्वजारोहण की, जिसे अंग्रेजी में फ्लैग होस्टिंग कहते हैं। यह प्रक्रिया 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस के दिन होती है। 15 अगस्त के दिन तिरंगा झंडा पोल के सबसे नीचे बंधा होता है। प्रधानमंत्री रस्सी खींचते हैं और झंडा नीचे से ऊपर की ओर चढ़ता है। इसके बाद ऊपर जाकर झंडा खुलता है और हवा में लहराता है।
इस पूरी प्रक्रिया को ही ध्वजारोहण कहा जाता है। यह प्रक्रिया इतिहास से जुड़ी हुई है। 15 अगस्त 1947 को भारत को अंग्रेजों से गुलामी से आजादी मिली थी। उस दिन ब्रिटिश झंडे को नीचे उतारकर पहली बार हमारा तिरंगा झंडा ऊपर चढ़ाया गया था। यह इस बात का प्रतीक है कि हमारा देश अब स्वतंत्र हो गया है और अपना सिर ऊंचा कर रहा है। इसलिए 15 अगस्त को झंडे को नीचे से ऊपर चढ़ाया जाता है। यह कार्यक्रम लाल किले पर आयोजित होता है। इस दिन देश के प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि 1947 में जब देश आजाद हुआ था तो प्रधानमंत्री ही देश के पहले कार्यकारी प्रमुख थे। अब बात करते हैं कि झंडा फहराना क्या है। झंडा फहराने की, जिसे अंग्रेजी में फ्लैग अनफ्लरिंग कहते हैं, यह प्रक्रिया 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस के दिन होती है। 26 जनवरी के दिन तिरंगा झंडा पहले से ही पोल के सबसे ऊपर बंधा होता है। राष्ट्रपति सिर्फ रस्सी खींचकर झंडे को खोलते हैं और वह लहराने लगता है। इस प्रक्रिया में झंडे को ऊपर खींचना नहीं पड़ता क्योंकि वह पहले से ही शीर्ष पर होता है। झंडा खुलते ही कई बार फूलों की वर्षा भी होती है। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था और भारत एक गणराज्य बना था। इसका मतलब था कि अब हमारा देश पूरी तरह से आजाद और संप्रभु है और अपने संविधान के अनुसार चलेगा। चूंकि हम पहले से ही एक आजाद राष्ट्र हैं, इसलिए झंडे को नीचे से ऊपर नहीं चढ़ाया जाता, बल्कि यह पहले से ही सबसे ऊपर होता है। यह दर्शाता है कि हम एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के रूप में स्थापित हो चुके हैं। इस दिन देश के राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि राष्ट्रपति हमारे देश के संवैधानिक प्रमुख होते हैं और गणतंत्र दिवस हमारे संविधान के लागू होने का जश्न है। इन दोनों प्रक्रियाओं के बीच मुख्य अंतरों को एक टेबल के रूप में समझाते हैं, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब इन दोनों मुख्य कार्यक्रमों के अलावा भी कुछ और बातें हैं जिन्हें जानना जरूरी है, जैसे हर घर तिरंगा अभियान। प्रधानमंत्री की अपील पर शुरू हुआ यह अभियान लोगों में देशभक्ति की भावना को और मजबूत करता है। तिरंगे का सम्मान। राष्ट्रीय ध्वज संहिता के अनुसार तिरंगे को फहराते या उतारते समय पूरा सम्मान देना अनिवार्य है। सूर्यास्त के बाद झंडा उतार लेना चाहिए क्योंकि कुछ विशेष स्थानों पर इसे रात में भी फहराने की अनुमति है। तो यह स्पष्ट है कि ध्वजारोहण और झंडा फहराना सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि हमारे देश के इतिहास और सम्मान का प्रतीक है। 15 अगस्त का ध्वजारोहण हमें आजादी की लड़ाई की याद दिलाता है। वहीं 26 जनवरी का झंडा फहराना हमें हमारे संविधान और गणतंत्र के मूल्यों को याद दिलाता है। तो अगली बार जब आप इन दोनों तारीखों पर हमारा तिरंगा देखें, तो आपको पता होगा कि यह सिर्फ एक झंडा नहीं, बल्कि एक राष्ट्र के गौरवशाली इतिहास और भविष्य का प्रतीक है। तो आज हम इस मुद्दे की गहराई में जाएंगे और समझेंगे कि शंकराचार्य के बयान का क्या मतलब है, मालेगांव ब्लास्ट केस की पूरी कहानी क्या है और क्यों यह फैसला इतना महत्वपूर्ण हो गया है। सबसे पहले बात करते हैं उस बयान की जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद महाराज ने कहा, आतंकवाद किसी भी रंग का हो, वो आतंकवाद ही होता है। आतंकवादी आते हैं और घटना को अंजाम देकर चले जाते हैं। आप दोषियों को खोज नहीं पाते हो। जब आतंकवादियों को खोजने की बात आती है, तब आप अपनी नाकामियां छुपाते हो और फिर आतंकवाद में रंग खोजने लगते हो। उन्होंने यह भी सवाल उठाया है कि क्या भगवा आतंकवादी होगा तो आप उसकी पूजा करोगे। अब मालेगांव ब्लास्ट केस की पूरी कहानी पर एक बार नजर डालते हैं। यह केस है 19 सितंबर 2008 का। 19 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव शहर में हुए एक धमाके से जुड़ा यह मामला, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई थी और 95 लोग घायल हुए थे। 29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव के भिक्खू चौक स्थित एक मस्जिद के पास एक मोटरसाइकिल में लगे बम से धमाका हुआ। इस घटना के बाद इलाके में दंगे भड़क उठे। जांच की शुरुआत में महाराष्ट्र एटीएस यानी एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने इस मामले की जांच की और कई लोगों को गिरफ्तार किया।
जिसमें साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, मेजर सेवानिवृत्त रमेश उपाध्याय, शमीर कुलकर्णी और अन्य लोग शामिल थे। एटीएस ने अपनी चार्जशीट में इन आरोपियों पर भगवा आतंकवाद का आरोप लगाया था। बाद में 2011 में इस मामले की जांच एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सौंप दी गई। एनआईए ने भी अपनी जांच के आधार पर चार्जशीट दाखिल की। यह मुकदमा 17 साल तक चला, जिसमें कई उतार चढ़ाव आए, कई गवाह मुकर गए, जांच एजेंसियों पर दबाव के आरोप लगे और यह केस एक राजनीतिक मुद्दा बन गया। 31 जुलाई 2025 को मुंबई की एक विशेष अदालत ने इस मामले में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने सबूतों के अभाव में सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ ठोस सबूत पेश करने में विफल रहा। अब वापस आते हैं शंकराचार्य के बयान पर। उनके बयान के कई महत्वपूर्ण पहलू हैं। शंकराचार्य ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आतंकवाद का कोई धर्म, जाति या रंग नहीं होता। एक आतंकवादी सिर्फ एक आतंकवादी होता है। यह बयान उन लोगों के लिए एक कड़ा संदेश है जो आतंकवाद को राजनीतिक या धार्मिक चश्मे से देखते हैं। उन्होंने सीधे तौर पर केंद्र और राज्य सरकारों पर सवाल उठाया। उनका कहना है कि सरकारें अपनी नाकामी छुपाने के लिए आतंकवाद में रंग ढूंढने लगती हैं। मालेगांव ब्लास्ट का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि ब्लास्ट अपने आप नहीं हुआ होगा, तो फिर असली दोषी कौन है? सरकार उसे क्यों नहीं खोज पाई? शंकराचार्य ने जांच एजेंसियों की काबिलियत पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि हमारी काबिलियत पर एक बहुत बड़ा तमाचा है कि कोई आता है, धमाका करके चला जाता है और हम उसे खोज नहीं पाते। भगवा आतंकवाद शब्द पहली बार 2007 के अजमेर दरगाह ब्लास्ट और फिर मालेगांव ब्लास्ट के बाद चर्चा में आया था। उस समय की कांग्रेस सरकार ने इस शब्द का इस्तेमाल किया था, जिस पर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जताई थी। कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि कुछ हिंदूवादी संगठन आतंकी गतिविधियों में शामिल हैं। बीजेपी ने इस आरोप को हिंदू धर्म का अपमान बताया और कहा कि आतंकवाद को किसी धर्म से जोड़ना गलत है। मालेगांव केस में आरोपियों के बरी होने के बाद यह बहस एक बार फिर तेज हो गई है। शंकराचार्य का बयान इस बहस को एक नया आयाम देता है, जहां वह किसी भी राजनीतिक दल का पक्ष लिए बिना आतंकवाद के मूल स्वरूप पर बात कर रहे हैं। मालेगांव ब्लास्ट केस का फैसला और शंकराचार्य का बयान कई सारे सवाल खड़े करता है। अगर आरोपी बरी हो गए तो असली दोषी कौन है? जांच एजेंसियां इतनी लंबी जांच के बाद भी सबूत क्यों नहीं जुटा पाई? क्या भगवा आतंकवाद जैसी बहस हमारे देश के लिए हानिकारक है? क्या हमें आतंकवाद को सिर्फ एक अपराध के रूप में देखना चाहिए, ना कि किसी रंग या धर्म से जोड़कर? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब हमें आने वाले समय में तलाशने होंगे। यह केस और यह बयान हमें सोचने पर मजबूर करता है कि एक राष्ट्र के रूप में हम आतंकवाद से कैसे निपटते हैं और क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं। आप देख रहे थे आईना सच का। मैं प्रतीक्षा वर्मा आपसे विदा लेती हूं और हमारी मुलाकात होगी कल फिर आपसे। आईना सच का एक बार फिर हमें ये याद दिलाता है, चुप रहने की ताकत बोलने की ताकत से कहीं ज्यादा गहरी होती है। नमस्कार।